हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं ईथर की जो एक पार्ट था हमारा बचा हुआ डाई एथिल ईथर, तो उसको शुरू करते हैं और उससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डाई एथिल ईथर, होता क्या है? इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है ईथर वाली श्रेणी का। ये क्या लिखा है? ये CH3 CH2O CH2 एंड CH3, इसी को बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। इसका नाम एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन इसका नाम रखने का मेन रीजन क्या है? इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? एथॉक्सी कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए लिखते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलते हैं? एथेन। सो नाम इसका क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन। इसके बाद देखते हैं क्या है, निर्माण की विधियां कौन सी हैं। देखो डाई एथिल ईथर का निर्माण ईथर के निर्माण की सभी सामान्य विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे एथिल एल्कोहल से। देखो एथिल अल्कोहल से सबसे पहले इसके निर्माण की अगर विधि की बात करें तो एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। कैसे? जरा आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लें? एथिल अल्कोहल। ये हमने क्या ले लिया? एथिल अल्कोहल। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया एथिल अल्कोहल। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? H2SO4। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं HSO4। H2 को अगर चाहूं तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं, या फिर मैं सीधा चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? H2SO4। अब होगा क्या कि यहां से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या बना लेगा? CH3 CH2 को मैं क्या लिख सकता हूं शॉर्टकट में? C2H5OH। तो इसको क्या लिख दूं यहां पर? जब एथिल अल्कोहल हमारा रिएक्ट करने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये CH3 CH2H को क्या लिख सकता हूं मैं? C2H5। ठीक, C2H5। बाकी इसके साथ जो ग्रुप ऐड होंगे उनको 1 by 1 लिखना है। ये बनेगा। कैसे बनेगा? देखो यहां पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, और उन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ने क्या किया कि एक ने यहां से ये वाला हाइड्रोजन और एक इसका ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी निकाल लेते हैं यहां से। तो ये OH और यहां से निकला X, और क्या बना लिया इन्होंने? H2O। और H2O के रूप में कहां निकल गए? बाहर। या फिर इसको दूसरे वे से भी समझा सकता हूं आपको। ये ऑक्सीजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। और एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? H2O। और कहां निकल गए? बाहर। अब ये जो हमारा बना इस अपक्रिया में, ये जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है एथिल, इसका नाम क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, नाम क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन हुआ है, फिर से इसको रिएक्ट कराना है। किसके साथ रिएक्ट कराना है? कैसे और कितना रिएक्ट कराना है? देखिए आप जरा ध्यान से।
मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करा देंगे, होगा क्या देखो, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा फिर से H2O, और ये वाला जो SO3H है ये बाहर निकल जाएगा, और अगर बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एथिल ईथर में, यानी हमारा क्या बन गया H2SO4 प्लस में क्या बन गया C2H5O, C2H5 कैसे बन गया देखो, ये SO3H था ना, यहां से ये वाला हाइड्रोजन इसने ले लिया और क्या बना लिया H2SO3 और ये ऑक्सीजन लेकर, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर इसके साथ मिल जाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या बना लिया H2 बना लिया इसने मिलकर, और ये सल्फर और इसके साथ 3 ऑक्सीजन लिए और 1 ऑक्सीजन लिए 4, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया H2SO4। अब यहाँ पर बचा क्या C2H5, यहाँ पर C2H5O, और दोनों ने जुड़कर क्या बना लिया डाई एथिल ईथर। तो सो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया डाई एथिल ईथर का। अब ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में या बुक में नोट कर सकते हैं। के बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा। देखो फिर क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। किसको एथिल अल्कोहल को, यानी C2H5OH किस पे पास करते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्यूमिना फॉस्फेट। तो पास कर रहे हैं हम, किस पे पास कर रहे हैं अब, ये एथेनॉल है, ठीक, ये क्या है एथेनॉल, ये भी एथेनॉल ही है C2H5OH, और ये भी हमारा क्या है C2H5OH। एल्यूमिना पे अगर हम पास करेंगे तो होगा क्या हमारा, यहां से देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये इतना मिलकर क्या बना लेंगे H2O, और H2O के रूप में कहाँ निकल जाएंगे बाहर, बनेगा क्या इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। यह है क्या हमारा है डाई इथाइल ईथर। अब इसके बाद थर्ड वाला रिएक्शन इसका क्या कहता है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया HBF4 की उपस्थिति में डाई एजोमेथेन से कराने पर, किससे कराने पर, सबसे पहले एथेनॉल लेना है आपको, एथेनॉल को किसके साथ में रिएक्ट करा देना है इसको बोलते हैं हम लोग डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन, और ये क्या है आपका एथेनॉल। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये तो आपका एथिल ग्रुप है, यहाँ पर भी एथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो पुनः अगर मैं इन्हें हीट करा दूं तो ये प्रोड्यूस करेंगे, रिएक्शन होगा HBF4 के प्रेजेंस में। C2H5O C2H5 प्लस में आपका क्या बन जाएगा H2O। तो ये भी तो आपका क्या बन गया एथेनॉल, एथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया। तो मतलब ईथर का प्रोडक्शन हो गया। तो ये एथेनॉल, ये आपने डाइएजोमेथेन ले लिया एथेन, और ये आपका एथेनॉल बन गया, और उसके साथ साथ में क्या बन गया वाटर बन गया। इसके बाद वाला रिएक्शन देखें प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करके बनाया जाता है। इस क्रिया में पहले एथिल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल अल्कोहल के आधिक्य से अभिक्रिया करके यह डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे पहले मैं क्या ले लूं? एथेनॉल, यानी C2H5OH प्लस किसके साथ हीट करना है? HSO4। ठीक, HSO4 के साथ में हीट करेंगे 110 से 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसमें भी हमने एथिल अल्कोहल ही लिया। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ठीक, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने का क्या मतलब है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर दोनों क्या बना सकें? आपका H2SO4। इससे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4 से H2O में रूपांतरित हो जाएगा, ये H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका C2H5HSO3 प्लस में आपका क्या बन गया? H2O। कैसे? देखो, नहीं, H2SO4 ही कर देते हैं। देखो, C2H5HSO4, यहाँ से इतना जो मॉलिक्यूल्स है C2H5HSO4 ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। कैसे? ये वाला जो हाइड्रोजन था ये और ये इसके साथ मिलकर दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर इसने क्या बना लिया? H2O। मतलब पानी के रूप में कहाँ निकल गए? ये बाहर निकल गए। उसके बाद आपका जो HSO4 था वो एथिल ग्रुप से अटैच हो गया, तो क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसको पुनः ट्रीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब ईथर में। किस में किसके साथ रिएक्शन करा दूं इसको मैं? C2H5HSO4। ठीक, अब इसके साथ अगर रिएक्ट करा दूं तो C2H5HSO4 को फिर से रिएक्ट करा दूं किसके साथ? एथेनॉल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर। होगा क्या? यहां से एक हाइड्रोजन लेगा, ये HSO4 है। ठीक, और इसको C2H5O, मतलब देखो ये वाला हाइड्रोजन इस HSO के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। और बाकी जो आपका ये एथिल ग्रुप और ये एथिल ग्रुप और बाकी सारे इसके साथ लगा हुआ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H5O C2H5। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस H2SO4, यानी एथेनॉल प्लस में H2SO4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखा जाए अगर विधि तो यही है, गोलपेंदी वाले आसवन फ्लास्क में C2H5 को लेकर H2SO4 के मिश्रण को क्रमशः 2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। उपकरण को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। क्या होता है? स्टोर होने लगता है। ये कुछ फॉर्मेशन की प्रोसेस थी। इसके बाद अगर आप देखें ईथर का शोधन कैसे किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ईथर में H2SO4 एथेनॉल तथा जल की अशुद्धियां होती हैं।
फिर क्या करते हैं, H2SO4 की अशुद्धि को दूर करने के लिए ईथर को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा मिलाते हैं, विलेन के साथ धोते हैं तथा एथेनॉल की अशुद्धि को दूर करने के लिए ईथर को 50% कैल्शियम क्लोराइड विलेन में रख देते हैं, जिससे कैल्शियम क्लोराइड OH के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और जिन्हें अलग कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड जल को भी अवशोषित कर लेता है और प्राप्त ईथर में अभी भी जल और अल्कोहल की कुछ मात्रा अशुद्धि के रूप में बनी हुई है, उसे सोडियम के टुकड़े के डालकर फिर से आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इसे अविरत ईथरीकरण विधि कहा जाता है। तो ये ऑब्टेन करने की विधि हो गई ईथर को। उसके बाद औद्योगिक निर्माण की अगर आप बात करें कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ईथर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के 2 अनुपात मिश्रण को लेकर इस मिश्रण को कुंडली के आकार की नालिका के में भाप प्रवाहित करने पर गर्म किया जाता है। यहाँ 140 डिग्री रखा जाता है क्या तापमान, और भाप के निकलने वाली वाष्प एथिल अल्कोहल H2SO4 ईथर तथा जलवाष्प का मिश्रण होती है। इस मिश्रण की वाष्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अपकृत करके सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अम्ल की वाष्प अवशोषित हो जाती है और शेष वाष्प प्रभाजी स्तंभ से प्रभावी आसवन द्वारा अलग किया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल तथा जल आश्रित हो जाते हैं तथा ईथर की वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव ईथर प्राप्त किया जाता है। ये एक अलग ही विधि है। अब अगर भौतिक गुण की बात करें, कैसा दिखता है ईथर और क्यों है, यह एक रंगहीन, कैसा रंगहीन वाष्पशील अत्यधिक ज्वलनशील विशिष्ट गंध वाला यौगिक है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण इसे त्वचा पर डालने पर यह शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, अतः इसे ठंडक का अनुभव होता है। यह जल में अल्प विलेय, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय। यह जल से हल्का और 20 डिग्री सेल्सियस पर आपेक्षिक घनत्व 0.713 होता है। तो ये रही कुछ प्रॉपर्टीज ईथर की, भौतिक गुण। इसे सूंघने पर निश्चेतक की तरह काम करता है। इसे सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करने में, जहां पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वहां शल्य क्रिया में इसका भी इस्तेमाल कभी कभार किया गया है। डाईएथिल ईथर की द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 D होता है। इससे -170.6 डिग्री पर ठंडा करने पर यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकने के कारण इसका क्वथनांक एथेनॉल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये था हमारे अल्कोहल और उससे रिलेटेड। अब रासायनिक गुणधर्म की अगर आप बात करें, कैसे क्या होता है, ईथर के समान डाई एथिल ईथर भी क्रियात्मक समूह की अनुपस्थिति के कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, मतलब रिमोशनली रिएक्टिव नहीं है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, अमोनिया, अम्ल, क्षार, अपचायक, ऑक्सीकारक, साधारण अपक्रमक से क्रिया नहीं करता है, मतलब ये मोस्टली चीजों से रिएक्ट नहीं करता। सो इसकी जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चीज़ें लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।